हेलो फ्रेंड्स। तो हम नीति का नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के रिवीजन लेक्चर में जो टॉपिक हम रीड करने वाले हैं वो है रीअसेसमेंट और रीओपनिंग ऑफ द केसेस, जिसको हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बहुत अच्छे से इसको रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो असेसमेंट होता है उसकी सेक्शन है 147। ठीक है, लेकिन इस असेसमेंट को करने के लिए जो नोटिस इशू होता है वो 148 के अंदर होता है, और इसकी जो टाइम लिमिट है नोटिस को इशू करने की, कितने टाइम में इशू होना चाहिए नोटिस, वो 149 के अंदर गिवन है। ठीक है, तो आप ये तीनों सेक्शंस याद कर लेना। 147 के अंदर असेसमेंट होता है, 148 में नोटिस इशू होता है, और नोटिस इशू करने की जो टाइम लिमिट है वो 149 के अंदर दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली क्या बोलता है, वेयर एओ असेसिंग ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर, AO may assess, reassess such income and also any other income comes to his notice subsequently during the course of proceeding under this section। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि किसी भी असेसमेंट ईयर की इनकम है वो एस्केप हुई है असेसमेंट से, एंड उसके पास में ये रीज़न टू बिलीव है कि उस ईयर की इनकम एस्केप हुई है। अब ये रीज़न टू बिलीव क्या होता है आगे हम रीड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रीज़न टू बिलीव। तो एओ के पास अगर रीज़न टू बिलीव है कि किसी भी ईयर की इनकम है वो एस्केप हुई है असेसमेंट से, तो वो उस ईयर के लिए इनकम का रीअसेसमेंट कर सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है एनी अदर इनकम कम्स टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर 147 का असेसमेंट करते टाइम पे जिस ईयर का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो रहा है, ठीक है, उसका रीज़न रिकॉर्ड कर लिया एंड उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर कोई और इनकम भी उस ईयर के रिगार्डिंग नोटिस में आती है एओ के, तो उसके लिए कोई फ्रेश नोटिस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो उसका भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है रीज़न टू बिलीव। तो रीज़न टू बिलीव क्या होगा, फर्स्ट ये बोलते हैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो सकता है जिसके बेसिस पर मान लो कोई इनकम पहले टैक्सेबल नहीं थी, अब टैक्सेबल हो गई, तो एओ को लगता है कि उस असेसी का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होना चाहिए उस इनकम के रिगार्डिंग, या फिर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया लॉ के अंदर। ठीक है, या फिर एओ के पास में कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके बेसिस पर उसको लगता है कि जो इनकम है वो अंडर स्टेटेड हुई है, तो उस केस में भी यहाँ पर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी टर्म समझा रखी है। मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स का मतलब है कि ऐसी मिस्टेक जो देखने से पता लगती है जिसमें टू पॉसिबल व्यूज़ नहीं होती है, कोई क्लियरिकल मिस्टेक हो सकती है, तो उस केस में अगर ये इन चारों में से कोई भी रीज़न टू बिलीव हो सकता है। ठीक है, एंड इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को हम रीज़न टू बिलीव मान सकते हैं एंड कुछ टर्म्स को हम रीज़न टू बिलीव नहीं मानते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो आपको सेक्शन दे रखे हैं, इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब है इनको रीज़न टू बिलीव माना जा सकता है, और एक्सक्लूड्स का मतलब है इनको रीज़न टू बिलीव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक्सक्लूजन इसके रीड करते हैं। फर्स्ट है रूमर्स, गॉसिप्स एंड सस्पिशन। मतलब रूमर्स के बेस पे, गॉसिप के बेस पे, या फिर केवल एओ को शक है तो उसके बेस पे वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं कर सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है मेयरली चेंज इन द ओपिनियन। मतलब अगर एओ की ओपिनियन में केवल चेंज आ गया, मान लो पहले एओ कोई और था अब एओ कोई और है एंड उसकी ओपिनियन अलग है, तो इस बेसिस पर भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस कांट ओपन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर देखा था कि मतलब मान लो किसी प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग कोई 4 मुद्दे हैं, उनमें से एक है वो अपील के अंदर जा चुका है, तो उस पर जो है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन बाकी के 3 जो मुद्दे हैं उन पर ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम रीड करेंगे इंक्लूड्स, ठीक है। तो फर्स्ट ये बोलता है अगर जो इनकम है वो मोर देन बेसिक एग्जम्पशन है एंड असेसी ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया उस ईयर का, तो इसको भी हम बेसिस मान सकते हैं, इसको भी हम रीज़न टू बिलीव मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगर उसने टैक्स है वो लोअर रेट से पे किया, जितनी रेट थी एप्लीकेबल उससे कम रेट से पे किया है। थर्ड है इनकम अंडर असेस्ड और एक्सेसिव लॉस डेप्रिसिएशन अलाउड टू असेसी, मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास में रीज़न टू बिलीव है कि जो इनकम है वो अंडर असेस हुई है या फिर डेप्रिसिएशन या कोई लॉसेज है ज़्यादा क्लेम कर लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंड हैविंग असेट आउटसाइड इंडिया, मतलब असेसी के पास में कोई आउटसाइड इंडिया असेट मिली है एंड उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया था, तो इसको भी रीज़न टू बिलीव माना जा सकता है इनकम एस्कैपिंग के लिए। नेक्स्ट ये बोलता है अगर उसने ट्रांसफ़र प्राइसिंग की जो रिपोर्ट थी 92E वाली वो फर्निश नहीं की, तो उसको भी रीज़न टू बिलीव माना जा सकता है। नेक्स्ट ये बोलता है कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसके पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है या ऐसा कोई भी रिकॉर्ड है जिसके बेसिस पर उसको लगता है कि जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है एंड असेसी ने ROI फाइल नहीं किया या फिर उसने कोई एक्सेसिव लॉस डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए, तो उसके बेसिस पर भी ये रीज़न मान के भी इनकम एस्कैपिंग असेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीज़न टू बिलीव की टर्म है वो समझ आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एंड मैंने कोशिश की है कि आपको आसान शब्दों में इसको समझा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है सेक्शन 148, तो मैंने आपको बताया था कि 147 के अंदर असेसमेंट होता है जिसका नोटिस कहाँ इशू होता है 148 में, ठीक है, एंड 149 के अंदर दी गई टाइम लिमिट्स में इशू होता है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 AO हैज़ टू सर्व द नोटिस अंडर सेक्शन 148, ठीक है, रिक्वायरिंग असेसी टू फर्निश द रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इन द नोटिस, असेसी बाउंड टू फाइल द ROI अंडर सेक्शन 148 इवन इफ फाइल्ड ऑलरेडी इन द नॉर्मल कोर्स, ठीक है। रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 148 कैन नॉट बी रिवाइज, तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि यहाँ पर जो AO है वो 148 में नोटिस इशू करेगा एंड नोटिस इशू करके असेसी को बोलेगा कि वो जो है वो यहाँ पर रिटर्न फाइल करे, ठीक है, किस ईयर के रिगार्डिंग, जिस ईयर में उसको लगता है कि इनकम एस्कैप्ट हुई है उस ईयर के रिगार्डिंग। अब ये क्या बोलता है कि मान लो चाहे असेसी ने उस ईयर का रिटर्न पहले से ही फाइल कर रखा है इन नॉर्मल कोर्स, फिर भी उसको 148 के नोटिस के अंदर 148 का नोटिस आया है तो उसको वापस से वो रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 148 का जो भी रिटर्न फाइल करता है असेसी वो रिवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोलता है AO इज ड्यूली बाउंड टू सप्लाई द रीजन रिकॉर्डेड बाय हिम इफ डिमांडेड बाय द असेसी आफ्टर द असेसी हैज़ फाइल्ड द रिटर्न। तो ये क्या बोलता है, जैसे हमने रेट केसेस में पढ़ा था उसमें जो AO रीज़न रिकॉर्ड करता है या इनकम टैक्स अथॉरिटी जो भी रीज़न रिकॉर्ड करती है उसको डिस्क्लोज कहीं पे भी नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पर इनकम एस्कैपिंग असेसमेंट के अंदर अगर असेसी डिमांड करता है तो AO को वो रीज़न देना पड़ेगा, लेकिन AO रीज़न कब प्रोवाइड करेगा उसको, जब उसने 148 के रेस्पॉन्ड के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर दिया है उसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 149 दैट इज टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। नोटिस सर्व की टाइम लिमिट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये नोटिस इशू की टाइम लिमिट है, ठीक है। सबसे पहले ये बोलता है कि 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जिस ईयर के रिगार्डिंग हमें लगता है इनकम एस्कैप हुई है उसके एंडिंग से 4 ईयर्स के अंदर ये नोटिस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम एस्कैप जो हुई है वो 1 लाख है और उससे ज़्यादा है या फिर लाइकली टू बी 1 लाख और मोर है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर 6 ईयर के अंदर नोटिस इशू होगा, ठीक है। एंड अगर फॉरेन असेट का केस है तो 16 ईयर्स यहाँ पर नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट है, ठीक है। लेकिन ये बोलता है इफ़ नोटिस इशू टू द एजेंट ऑफ द NR देन टाइम लिमिट विल बी 6 ईयर्स, ठीक है। अगर NR के नॉन रेजिडेंट के एजेंट को यहाँ पर नोटिस इशू हुआ है तो उसकी टाइम लिमिट 6 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगी 16 ईयर्स की जगह पे, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और भी प्रोविजंस हैं इनकम एस्कैपिंग असेसमेंट के रिगार्डिंग, टाइम लिमिट के रिगार्डिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे लोगों के साथ में शेयर जरूर करना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में।